गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आपको मालूम है कि अपन नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट का नाम है रोटेटिंग मशीन। इसमें अपन डिफरेंट मोटर जनरेटर देखेंगे। इसमें सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर। तो पहले हम डीसी की बात करें। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। और जनरेटर क्या होता है आप सभी को मालूम है। जनरेटर से हम सप्लाई लेते हैं, उससे हम एनर्जी लेते हैं, मोटर को हम एनर्जी देते हैं। जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। बट जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो डीसी जनरेटर, डीसी का मतलब जिसमें सोर्स होगा हमारा, जो हमें मिलेगा आउटपुट मिलेगा वो डीसी मिलना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं डीसी जनरेटर। यहाँ पर हमने क्या किया, दो पोल लिए हैं, नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल लिए। इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को अब हम मूव कराएंगे चुंबकीय क्षेत्र में, इसको हम घुमाएंगे। तो फैराडे के नियम अनुसार इसके अंदर जो फ्लक्स होगा, जो नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे जाता है, ये फ्लक्स इस कॉइल को कभी मैक्सिमम कट करेगा और कभी मिनिमम कट करेगा। ठीक है, जैसे सपोज ये है रेक्टेंगुलर कॉइल, ये है वो कॉइल। इस कॉइल को अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा और इस कॉइल को अगर हम मूव कराएं, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इस कॉइल के अंदर जो फ्लक्स होगा वो कभी मैक्सिमम कट करेगा और कभी मिनिमम कट करेगा। मैक्सिमम कट करेगा, जब कॉइल ऐसी रखी है तो ये मैक्सिमम कट कहलाएगा, क्योंकि इस पूरे सरफेस पे फ्लक्स कट करेगा। ये कॉइल इस स्टैंड पे रखी है, इस जगह पोजीशन पे रखी है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम कट करेगा, क्योंकि इतने ही पोर्शन पे फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स कट करेगा, बाकी पोर्शन पे फ्लक्स साइड से निकल जाएगा। तो इस कॉइल को जब हम मूव कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू फैराडे नियम अनुसार इस कॉइल के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल या इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहाँ पर होगा, कॉइल के इस दो टर्मिनल। फ्लक्स फैराडे का जो लॉ था वो होता है E=d∅dt। फ्लक्स चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फैराडे ने हमें बताया। यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कभी मैक्सिमम कट कर रहा है और कभी मिनिमम कट कर रहा है। तो इस कॉइल के दो जो सिरे हैं, टर्मिनल है, वहां पर हमें E मिलेगा। E का मतलब इंड्यूस ईएमएफ, और ये जो E होगा ये E अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, एसी नेचर का होगा। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो डीसी है। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। हमको डीसी चाहिए, हमें अभी एसी मिला। अब हम क्या करते हैं, इसके जो बीच में जो ये कॉइल है, इसके यहाँ पर हम दो कार्बन के ब्रश यूज करते हैं, B1 एंड B2। ये कार्बन के होते हैं। और एक यूज करते हैं उपकरण, उसका नाम है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग जो होती है ये कॉपर की होती है। स्लिप रिंग एक सिंगल टर्न कॉइल होती है। ये रिंग होती है जो शाफ्ट पे या कॉइल के एक सिरे पर हम लगाते हैं। इधर हम एक B2 लगाएंगे, इधर हम B1 लगाएंगे, और उसके बाद जो हम आउटपुट लेंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो भी आउटपुट मिलेगा लोड रेजिस्टेंस में, वो आपको मिलेगा डीसी। मतलब कार्बन के ब्रश और स्लिप रिंग क्या करते हैं, एसी को डीसी में चेंज करते हैं। पहले ऊपर हमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिला। जब हमने स्लिप रिंग और कार्बन के ब्रश लगा दिए तो ये जो ईएमएफ होगा यही ईएमएफ कन्वर्ट हो जाएगा काय में, डीसी में। तो ये जो मैंने अभी बोला ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। ऐसे ही हमने एक इक्विपमेंट और बताया था स्लिप रिंग कार्बन ब्रश की तरह, वहां था कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम भी यही होता है, एसी को डीसी में चेंज करने का। ठीक है, तो कम्यूटेटर या स्लिप रिंग और कार्बन के ब्रश क्या करते हैं, एसी को डीसी में चेंज करते हैं। ये बात हो गई प्रिंसिपल की। फिर इसके बाद जो ये जो बीच वाली कॉइल होती है जो रोटेट होती है, जो रोटेट होगी, घूमेगी, उसको हम
जनरेटर और मोटर में आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। डीसी के अंदर हम उसे आर्मेचर कहते हैं, जो रोटेट होता है। उस आर्मेचर के अंदर स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स के अंदर अपन वायर डालते हैं, उन वायरों को कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग होती है वो दो तरह से होती है। पहली होती है लैप वाइंडिंग, दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग यहाँ मैंने बनाई है, इधर देखिए, यहाँ पर सपोज मैंने एक स्लॉट डाला तो दूसरा स्लॉट यहाँ डलेगा, इसके बाद फिर यहाँ से दूसरा टर्न स्टार्ट होगा, ऐसा दूसरा टर्न स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से तीसरा टर्न स्टार्ट हुआ। लैप वाइंडिंग, लैप की स्पेलिंग है LAP। लैप का मतलब होता है एक के ऊपर एक चढ़ाना। यहाँ पर क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाइंडिंग है, इसके फर्स्ट टर्न है, इसके ऊपर दूसरा टर्न आएगा, दूसरे टर्न के ऊपर तीसरा टर्न आएगा, मतलब यहाँ एक के ऊपर एक चढ़ती जा रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं लैप वाइंडिंग। और लैप वाइंडिंग में एक वर्ड यूज होता है ए को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ए कहलाता है टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, वो बराबर होगा पी के। अब ये पी क्या है, पी है टोटल नंबर ऑफ पोल। जो पोल्स होते हैं एन और एस, ये हमेशा इवन में होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, ये कहलाते हैं आपके नंबर ऑफ पोल। तो लैप वाइंडिंग में ए बराबर होगा पी। और दूसरी एक वाइंडिंग और होती है, उसे हम कहते हैं वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में इस टाइप की वेव जैसे तरंगे चलती हैं, सेम वैसे ही ये वाइंडिंग होती है। और इस वाइंडिंग में A बराबर होता है 2, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये पोल पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर पोल 6 दिए हैं तो A की वैल्यू हमेशा 2 होगी, हमें पोल से कोई मतलब नहीं। लेकिन लैप वाइंडिंग में A बराबर होगा P के। अगर P दिया है पोल 2 तो A की वैल्यू 2, अगर P दिया है 6 तो A की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये हो गया डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल, और ये हो गई आर्मेचर वाइंडिंग। दो तरह से वाइंडिंग होती है, एक होती है लैप और एक होती है वेव। कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग क्या करते हैं, एसी को डीसी में चेंज करते हैं। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल में, मतलब मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर में, और फिर उस डीसी जनरेटर को जहां हमें सप्लाई देनी होती वहां हम देते हैं। जल्दी से इतना बनाइए, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
हो गया। अब यहाँ पर जो जनरेटर होता है उस जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन होती है। जनरेटर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है वो होती है P phi NZ अपॉन 60A। यहाँ जो EG होता है, EG का सिंबल होता है जनरेटर से। EG को बोलते हैं जनरेटेड ईएमएफ, EG को बोलते हैं जनरेटेड ईएमएफ। और P कहलाता है टोटल नंबर ऑफ पोल, फाई कहलाता है फ्लक्स इन वेबर, N कहलाता है स्पीड इन आरपीएम। जिस स्पीड से हम आर्मेचर को घुमाएंगे वो स्पीड होगी N, और N को बोलते हैं स्पीड इन आरपीएम। और Z होता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो आप आर्मेचर के अंदर जो स्लॉट्स होते हैं, स्टेटर में भी स्लॉट्स होते हैं, उनमें आप वायर डालते हो, तो आर्मेचर में जो हम वायर डालेंगे, जो स्लॉट्स में हम वायर डालेंगे, उन वायरों को हम बोलते हैं कंडक्टर। उसका सिंबल क्या है? Z है, Z। फिर A जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये ईएमएफ इक्वेशन में ये A की वैल्यू लगेगी, A की वैल्यू। तो एक जो होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, वो दो वाइंडिंग होती हैं, लेफ्ट वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, A बराबर P एंड A बराबर 2। यहाँ पर हम पुट करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कौन से पे निकालना है, वेव वाइंडिंग पे निकालना है कि लेफ्ट वाइंडिंग पे निकालना है। जल्दी से इस फॉर्मूले को उतारिए, सभी वैल्यूज लिख लीजिए। अब जो आर्मेचर होता है, हमने वाइंडिंग देख ली। इस आर्मेचर जो जनरेटर या मोटर में होता है, ये जनरेटर या मोटर के अंदर रहता है, अंदर रहता है। तो ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर का रेजिस्टेंस कहलाता है RA। RA कहलाता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जनरेटर बना रहे हैं। इस जनरेटर में यहां हम लिख रहे हैं EG। EG का मतलब जनरेटेड ईएमएफ। और यहाँ पर इस जगह पर एक रेजिस्टेंस बना रहे हैं और यहाँ लिख रहा है टर्मिनल वोल्टेज V। जो ये RA होता है ये जनरेटर के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं बाहर बना रहा हूं, यहां लिख रहा हूं RA। इस जनरेटर से करंट जाती है, उस करंट को हम बोलते हैं IA। IA का फुल फॉर्म कहलाता है आर्मेचर करंट। ठीक है, हमें यहाँ इक्वेशन कंप्लीट करनी है। तो यहाँ देखें, जनरेटर में यहाँ जनरेट होता है, मोटर में यहाँ टोटल वोल्टेज होता है। अगर हम जनरेटर की बात करें तो इनपुट यहाँ पर होगा, और अगर मोटर की बात करेंगे तो इनपुट यहाँ होगा। क्योंकि जनरेटर में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो टोटल वोल्टेज जनरेट करते हैं वो यहाँ होगा, और मोटर में हम सप्लाई देते हैं तो इनपुट यहाँ टर्मिनल पे होगा। तो ये कहलाता है टर्मिनल। इस पे यहाँ सप्लाई वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या है, V। तो अभी हम यहाँ से अगर कोई इक्वेशन बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, देखिए, टोटल वोल्टेज EG माइनस ये वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप मतलब जो रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ये रेजिस्टेंस भी लेगा, और आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, V। कहने का मतलब, अगर इस EG ने जनरेट किया 8 वोल्ट, तो ये जो RA है ये 2 वोल्ट ले लेगा।
सपोज मान लिया आर्मेचर रेजिस्टेंस ने जो वोल्टेज ड्रॉप लिया वो 2 वोल्ट लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा भाई? 6 बचा। कैसे लिखोगे देखें, 8 - 2 = 6। ठीक है, यहां पर हमको ऐसे लिखना है। तो अब 8 थे तो 8 की जगह अपन कितना लिख देंगे? Eg -2। 2 का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आप सबको मालूम है, V = IR। V = IR। तो मैं इस R के अंदर वोल्टेज की बात कर रहा हूं, तो I की जगह लिखेंगे IA और R की जगह लिखेंगे RA। ये कहलाता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। IARA को हम कहते हैं आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तो यहां आप लिखोगे IARA = यहां V, तो इस 6 की जगह क्या आ जाएगा? V। ये एक इक्वेशन आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो IARA मैंने लिखा या आरए जो बाहर लगाया, ये कहीं पर भी बाहर नहीं लगाते, क्योंकि जो आरए होता है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस का मतलब जो आर्मेचर में हम वायर डालते हैं वो वायर होता है कॉपर का, और कॉपर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस कहलाता है आरए। तो ये जो आरए है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये जनरेटर के अंदर होता है। तो हमेशा हम इसको माइनस करेंगे, Eg - IARA हमेशा होगा, लेकिन दिखेगा नहीं, यहाँ आरए रहेगा नहीं। आपको इक्वेशन यही लिखनी है, Eg - IARA = V। इसको उतारिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चीज समझ आ गई तो आगे जो टाइप्स हैं, डीसी जनरेटर के टाइप्स हैं, वो पूरे आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आरए होता है, ये मैंने समझाने के लिए बाहर बनाया, ये कभी भी बाहर नहीं बनता, ये हमेशा अंदर होता है, दिखता नहीं है, लेकिन इक्वेशन यही आएगी, Eg - IARA = V। जल्दी से उतारिए इसको। अब एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है सेल्फ, उसके अंदर 3 जनरेटर आते हैं। पहला आता है सीरीज जनरेटर, दूसरा आता है शंट जनरेटर, तीसरा आता है कंपाउंड जनरेटर। सीरीज में एक जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो जनरेटर के सीरीज में लगाते हैं। आपने डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन देखा है, उसमें हम फील्ड वाइंडिंग लपेटते हैं। अगर वो फील्ड वाइंडिंग जनरेटर के सीरीज में लगा दो, उसको हम बोलेंगे डीसी सीरीज जनरेटर। उसी फील्ड वाइंडिंग को अगर आप पैरेलल में लगा दो तो वो कहलाएगा शंट जनरेटर। और अगर दोनों जगह लगा दी, सीरीज में भी लगाई और पैरेलल में भी लगाई, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पर। पहला नंबर 1 डीसी सीरीज जनरेटर। यहाँ ये जनरेटर है, इस जनरेटर के हमने एक जनरेटर है, इस जनरेटर के सीरीज में एक वाइंडिंग लगाई, उसका रेजिस्टेंस होगा RSE। RSE मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस।
सीरीज का फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है Rac। यहाँ Eg से करंट निकलेगी, उस करंट को हम लिख लेंगे Ia। यहाँ टर्मिनल वोल्टेज लिखा है V। तो अगर हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखिए Eg मतलब टोटल वोल्टेज माइनस जो दिख रहा है वो बाद में लिखेंगे, पहले जो अंदर छुपा है वो पहले लिखेंगे। Eg माइनस IaRa, ये छुपा हुआ था, इसको बोलते हैं आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। फिर आगे आएगा माइनस IaRac इक्वल टू V। ये इक्वेशन होगी। कौन सा जनरेटर है ये? डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर। और यहां अगर मैं इनपुट पावर की बात करूं, इनपुट पावर, तो इनपुट पावर इनपुट कहां होगा? Eg पर, तो वोल्टेज की वैल्यू Eg, करंट की वैल्यू Ia। और आउटपुट पावर की बात करूं अगर मैं, आउटपुट पावर, तो आउटपुट कहां मिलता है? V पर, तो यहां पर वोल्टेज कितना है? V, और करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Ia। तो V इंटू Ia ये कहलाता है आपका आउटपुट पावर। ठीक है, इसको उतारिए जल्दी से। अब जो जनरेटर है, इस जनरेटर को हम कहते हैं डीसी शंट जनरेटर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। यहां पर एक जनरेटर हमने बनाया, इस जनरेटर में यहां पर हमने पैरेलल में एक वाइंडिंग लगाई, इसको बोलते हैं RSH। SH मतलब शंट फील्ड रेजिस्टेंस। Eg से करंट निकलेगी, उस करंट को आपको मालूम है क्या कहते हैं? Ia, आर्मेचर करंट। यहां हमने एक टर्मिनल वोल्टेज ले लिया V, और यहां एक कोई लोड लगा दिया। लोड का मतलब कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, वोल्टेज बल्ब लगा दिया, फैन लगा दिया, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है RL। यहां इसमें जो करंट जाएगी उस करंट को हम बोलेंगे IL। IL मतलब लोड करंट। इस RSH में जो करंट जाएगी उस करंट को कहेंगे ISH। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस जनरेटर से करंट जा रही है IA, वो दो भागों में डिवाइड हो गई। वो दो भाग कौन कौन से हैं? ISH और IL। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो IA होता है आर्मेचर करंट, वो बराबर होगा IL प्लस ISH के। ISH के पहला फॉर्मूला कि अगर हमको IL मालूम है और ISH मालूम है तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? आर्मेचर करंट निकल जाएगी। फिर दूसरा कंसेप्ट, यहाँ पर जितना वोल्टेज है इस Eg पर, इतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा, और उतना ही वोल्टेज V पे होगा, और उतना ही वोल्टेज RL इंटू IL पे होगा। उसकी वजह यह है कि ये तीनों चारों सिस्टम एक दूसरे के पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, और समांतर में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो हमें कैसे लिखना है? देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो वोल्टेज होगा वो हम लिखेंगे Eg माइनस IaRa। ये IaRa जो दिख नहीं रहा वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बराबर ये वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज को हम बोलेंगे ISH इंटू RSH। ये बराबर होगा V के, और V बराबर कहलाएगा IL इंटू RL। ये चारों चीजें एक दूसरे के बराबर होंगी क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक दूसरे के पैरेलल में। पैरेलल का मतलब समांतर क्रम में। अब हमें क्या करना है? देखिए
इस Eg माइनस IaRa बराबर होगा V या IL इंटू RL, तो हम इसको लिख सकते हैं Eg माइनस IaRa इक्वल टू V। V का मतलब टर्मिनल वोल्टेज, और अगर मुझे Eg की वैल्यू निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, V प्लस IaRa, V प्लस IaRa। तो यहाँ किसकी वैल्यू निकल जाएगी, Eg की। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हमें Eg की वैल्यू पता चलेगी जब हम V प्लस IaRa करेंगे। और अभी मैंने बताया था जो Eg की वैल्यू होती है वो होती है P phi NZ अपॉन 60A। तो एग्जाम में आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है, उसे कहते हैं डीसी शंट जनरेटर पे बेस्ड। उसमें आपको ये वैल्यूज दी जाएंगी, आरएल आपको दिया जाएगा, बी दिया जाएगा, आरएसएच दिया जाएगा और आरए भी दिया जाता है। आरए किधर है, ये लिखा है आरए। आरए को बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। और हमसे यहाँ पर इनमें से कोई एक वैल्यू निकालने को पूछता है, हो सकता है आपसे ये फ्लक्स निकालने को पूछे। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं पैटर्न बताता हूँ कैसा निकालना है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन रहेगा मैं उस पर टिक लगा रहा हूँ। आपको आरएल दिया जाएगा, वी दिया जाएगा, आरएसएच दिया जाएगा, ये तीन चीजें दी जाएंगी। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला है अपने पास, आईएसएच आरएसएच बराबर वी। आपको अगर वी मालूम है, ये टर्मिनल वोल्टेज मालूम है, किया हुआ है क्वेश्चन में, और ये आरएसएच भी दिया हुआ है, तो ये दो वैल्यूज मालूम है तो आईएसएच निकल जाएगा, वी अपॉन आरएसएच करके तो आईएसएच की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही आपको ये आरएल भी दिया रहता है, आरएल कहलाता है लोड रेजिस्टेंस, ये आपको दिया है तो यहाँ से निकल जाएगी आईएल, इधर से निकलेगा आईएसएच, इधर से निकलेगा आईएल, दोनों को प्लस करो तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आईए। आईए मतलब आर्मेचर करंट। यहाँ पर आर्मेचर करंट आ गई, आरए क्वेश्चन में गिवन है, आरए आइए आ गया, आरए क्वेश्चन में गिवन है, बी को आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन, तो यहाँ Eg की वैल्यू निकलेगी बी प्लस आइए आरए से, यहाँ हम जो प्लस करेंगे तो Eg निकल जाएगा, और Eg की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, P आपको दिया रहेगा, N आपको दिया रहेगा, Z आपको दिया रहेगा, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपको दिए रहेंगे, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने क्लास में भी कराए थे, तो वहां से वो न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी पार्ट भी आता है। और तीसरा जनरेटर जो मैंने बताया था वो होता है आपका कंपाउंड जनरेटर। ये तीनों वैरायटी आती है सेल्फ एक्साइटेड में। उस सेपरेट एक्साइटेड में हम क्या करते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको बाहर रखते हैं, जनरेटर से बाहर रख के उसको डीसी सप्लाई देते हैं, तो वो कहलाता है सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ में तीन पार्ट आते हैं, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड, एंड सेपरेट में एक ही आएगा जिसमें आप सब फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो क्या करोगे, बाहर लगाओगे, और उसको जो सप्लाई हम देते हैं वो कैसी देते हैं, डीसी देते हैं। तो जनरेटर के अंदर जो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर है उसमें डीसी शंट इंपॉर्टेंट है, उस पे न्यूमेरिकल भी आता है और उस पे शॉर्ट नोट्स भी आता है। ठीक है, अगली क्लास जो हम कर लेंगे वो होगी डीसी मोटर पे, उसके टाइप्स, उसका प्रिंसिपल, उसकी ईएमएफ इक्वेशन, देन उसके बाद आगे उसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बहुत सारी चीजें हमें उसमें देखना है। टॉर्क इक्वेशन देखना है कि क्या इक्वेशंस आती है। ठीक है, ओके, थैंक्स।